अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, जिसे लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं आपके साथ अरविंद और मैं हूं आपके साथ आरती। साथियों, हमेशा की ही तरह कार्यक्रम किसान की बात में हम एक और विषय लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं हमारी खेती से जुड़ा हुआ है। बात करें अगर समय की, हम सभी जानते हैं कि समय का सदुपयोग करना हम सभी को चाहिए। हमारे किसानों की अगर हम बात करें तो वो भी जानते हैं कि ऐसा मौसम हो जब उन्हें खाली बैठना पड़े तो वो उनको बिल्कुल भी नागवार गुजरता है। और इसीलिए हमें समय की सदुपयोगता किसानों से भी सीखनी चाहिए, जिन्हें मालूम है कि जो दो हमारी मुख्य फसलें हैं, रबी की और खरीफ की, उसके बीच का जो समय होता है उसका भी वो बहुत ही अच्छा सदुपयोग करते हैं। जी हाँ, दो मुख्य फसलें रबी और खरीफ, इनके बीच का जो समय होता है वो होता है जायद फसलों का, जो कि आजकल का समय है। मार्च से जून तक इस जायद फसलों का समय होता है और यही वो समय है जब किसान जायद फसलों को बोकर अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि समय का सबसे अच्छा सदुपयोग, क्योंकि मुख्य फसलों में एक आपकी हो चुकी है और दूसरे में अभी समय है, तो बीच का जो समय है, जैसा आरती ने बोला मार्च और जून का, इसके अंदर हम जायद फसलों को लगाते हैं। अब हमने एक नाम भी कई बार बोला, किसान भाई वाकिफ है इससे, लेकिन जो आम जन सुन रहे हैं उनको हम बता दें कि ये जो बीच का समय है, इसके अंदर तरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंगफली, मूंग, ज्वार, बाजरा, ये जो फसलें हैं, इनको बोकर किसान न सिर्फ इस बीच के समय का सदुपयोग करता है, भूमि का उपयोग करता है, बल्कि अपनी आय के स्रोत को भी बढ़ाता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इस समय पर इन फसलों की भी मांग कहीं बहुत ज्यादा होती है। तो ये वो समय है कि जब हमारे किसान भाई तैयार हैं बिल्कुल इसको लगाने के लिए, और क्या कुछ उनको करना चाहिए, किस तरह से बीज रोपण करना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, ये ढेर सारी जानकारी, ढेर सारी बातें आज के हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। इस जो सीमित समय में ज्यादा कैसे लाभ उठा सकते हैं इन फसलों से, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और साथ ही इसमें महत्वपूर्ण रहेगा जैव उर्वरकों का इस्तेमाल। तो दोस्तों, हमारा जो आज का विषय है वो इसी से जुड़ा है, यानी कि जायद फसलों में जैव उर्वरक। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत की है डॉक्टर सीमा सांगवान ने। तो आइए सुनते हैं उनसे हुई ये बातचीत। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और FM गोल्ड पे ये जो कार्यक्रम है इसे आप सभी पसंद करते हैं और सभी किसान भाई हमारे साथ जुड़ते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे आप चाहते हैं कि उस तरह की बातें आप तक पहुंचे, और इसी सिलसिले में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सीमा सांगवान को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोल्ड के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। और आज जो हम विषय लेकर आप किसान भाइयों के लिए आए हैं वो है जायद फसलों में जैव उर्वरक। और जैव उर्वरक जो है वो फसलों की जो उर्वरा शक्ति होती है, जो बढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर होती है। और कितनी मात्रा होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। और आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले तो जायद फसलें जो है वो कौन कौन सी है, इससे शुरुआत कर लेते हैं। क्यों डॉक्टर सीमा? जी प्रीति जी, जायद फसलें, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी सब कुछ। तो जायद फसलें जो हैं, हमारे यहाँ 3 तरह की फसलें होती हैं, एक रबी, एक खरीफ, जिनको सब लोग जानते हैं। लेकिन जायद फसलें वो फसलें हैं जो इनके बीच में बोई जाती हैं, जिनके बारे में बहुत से लोगों को इसका मतलब भी शायद नहीं समझ में आता, नहीं पता होता। तो हमारे किसान भाइयों को तो लेकिन अच्छे से पता है कि किस तरह से अपनी जमीन का उनको
यूटिलाइज करना है सबसे ज्यादा। तो वर्ष की 2 मुख्य फसलों के बीच और या किसी मुख्य फसल से पहले जो छोटा सा समय होता है उसमें जो फसल उगाई जाती है उसको हम जायद फसलें बोलते हैं। जैसे हम एक छोटा सा पीरियड कहें तो हाँ, कौन बिल्कुल से छोटा महीने सा, से कौन जैसे से कि महीने? अभी जो मार्च होगा, मार्च से लेके जून के शुरुआत तक 3 महीने, ये जो 3 महीने होते हैं, हाँ, ये जायद फसलों ये के जायद लिए होते फसलों हैं। के लिए है। तो ये जायद फसलें हमारे पास शीतकाल जो हमारा भी शुरू होगा, रबी की फसलें शुरू होंगी, उनसे पहले का जो समय है और अपने गेहूं कटने के बाद का जो समय है उसके बीच में हम ये फसलें उगाते हैं। तो इनके उदाहरण जैसे अगर हम देखने लगे तो जैसे मूंग है, उड़द है, ज्वार है, मक्का, बाजरा, मूंगफली और ककड़ी, खीरा, ये सब्जियों में तरबूज, ये सब जायद फसलों में अब आता जैसे है। गर्मियों में ये सारे फल और सब्जियां सब जी आएंगे, हाँ, है ये ना? मार्केट में आने भी लगेगा, वो इसी वजह से क्योंकि ये सीजन ही जायद फसलों का है और इसको हमें कभी मतलब इसका वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम भी है और इसमें हम बहुत अच्छी उत्पादक शक्ति के साथ जैव उर्वरक यूज करके जायद फसलों को उगा सकते हैं जो कि मार्केट में जाके बहुत अच्छा हमें दाम देती हैं। तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत फायदेमंद है ये समय। जी, और जैव उर्वरक की बात कर रहे हैं तो कैसे इनका रोल क्या है मुख्यतः अगर हम कहें जी, जैव उर्वरक आजकल तो बहुत बातें होती हैं और रासायनिक जो खाद है, रासायनिक जो हम यूज करते हैं उनकी वजह से हमारा आजकल जो सेहत पे फर्क पड़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है लोगों में खाने की वजह से और हर तरह से वो हमें इफेक्ट कर रहा है, हमारे एनवायरमेंट को, वातावरण को खराब कर रहा है। तो वहां आता है जैव उर्वरक का रोल। तो वहां पे यही बहुत ही मुख्य रोल है और आने वाले समय में तो हमें और समझ में आएगा। वही है कि उस समय से पहले अगर हम समझ ले तो बहुत अच्छा होगा। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि अब रासायनिक खादों को छोड़ दें। थोड़ा समय लगेगा जैव उर्वरक को आपकी हमारी मृदा के साथ उसकी उत्पादक शक्ति को समान लेवल पे लाने के लिए, समान उस पे लाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी सेहत से तो कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसी वजह से जैव उर्वरक अब हमें अपना लेना चाहिए पूरी तरह से और रासायनिक खादों को धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो इसकी मात्रा भी होती है कि इतनी डालनी मात्रा चाहिए, भी इतना होती है। करना ये चाहिए। फसल विशिष्ट भी हैं। जैसे कि मैं अपने संस्थान का आपको उदाहरण दूं, हमारे भारतीय कृषि संस्थान में हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग में कुछ फसल विशिष्ट उर्वरक ही बनाए जाते हैं जो कि स्पेशली जैसे कि एक राइजोबियम है जो कि मूंग के लिए और दलहनी फसलों के लिए फसल विशिष्ट है, मतलब वो इसी के लिए बनाया गया है। और अगर हमारे पास पहले से ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, हमने बनाया है, हमने अपना फील्ड वाला सारा एक्सपेरिमेंट करके, अपने हर तरह से एक्सपेरिमेंट करके उसको बना के हमारे किसान भाइयों के लिए तैयार किया है, तो उसको जितना उसका यूज किया जा सके उतना ही अच्छा। वो राइजोबियम क्या है, जैसे वो जड़ों की 1 ग्राम जो हम अपना जैव उर्वरक देते हैं वहां से राइजोबियम का, 1 ग्राम में 1 से 10 करोड़ तक हमारे जीवाणु होते हैं। राइजोबियम क्या करता है, वो उसकी जड़ों में मूंग और जो दूसरी दलहनी फसलें हैं उसकी जड़ों में जाता है और वहां पे ग्रंथि बनाता है। जितनी ज्यादा हमारे पास जीवाणु होगा उतनी ही वो ग्रंथि ज्यादा बनाएगा। उस ग्रंथि की वजह से जितनी ज्यादा ग्रंथि बनेगी, इसका मतलब है कि वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को उतना ज्यादा लेकर उसे अमोनिया में बदल रहा है और हमारी यूरिया की और जो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर जो हम डालते हैं नाइट्रोजन के लिए उसको हटा रहा है। उसकी उपयोगिता हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। अगर हम इसको पूर्ति कर देते हैं, अपने जैव उर्वरक से उसकी पूर्ति कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी तरीके से अपनाएं। हमारा एनवायरमेंट भी खराब नहीं होगा, वातावरण भी खराब नहीं होगा, हमारी सेहत पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइजोबियम जिस तरह है, इसी तरह से जो जायद फसलें हैं उनमें एक फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का बहुत अहम रोल आता है। इनमें फॉस्फेट की कमी होती है तो फॉस्फेट हमें ऊपर से डालना पड़ता है। तो हम यूजुअली वैसे नॉर्मली आमतौर पर क्या करते हैं कि जो अघुलनशील मात्रा में जो फॉस्फोरस है उसकी पूर्ति के लिए, उसको घुलनशील बनाने के लिए हम अपने जैव उर्वरक यूज करते हैं। उसमें कुछ जीवाणु है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया उनको बोला जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जो अघुलनशील फॉस्फेट है जमीन में उसको घुलनशील मात्रा में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो हमें ऊपर से फॉस्फेट के फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर डालने की भी कोई जरूरत नहीं रहती। इसी तरीके से नील हरित शिवाल है जो कि हरी खाद का काम करती है। वो हरी खाद जो कि जायद फसलों में तो उत्पादक शक्ति बढ़ाएगी ही, उसके बाद जो हम धान लगाएंगे उसमें भी उसकी वृद्धि बहुत अच्छे से करेगी। तो ये 3-4 ऐसी जैव उर्वरक हमारे यहाँ बनते हैं जो कि फसल विशिष्ट हैं, जो कि इस समय में जो जायद फसलें हो रही हैं उसमें बहुत अहम रोल निभाएंगे। तो इसका इस्तेमाल करते समय कुछ सोचना पड़ता है, मतलब कितना करना है, कैसे करना है। बीजोपचार की कुछ विधियां हैं, जैसे कि हमारे बीज का उपचार होता है। बीज के उपचार में तो जिस भी तरह का हम जैव उर्वरक इस्तेमाल करें उसमें बीज उपचार एक ही तरीके से होता है। कॉमन वही है कि जैसे गुड़ का हमने घोल बनाया और उसमें अपने जीवाणु का पैकेट हमने डाल दिया। जैसे कि हम राइजोबियम, अगर हमारे किसान भाई राइजोबियम ले तो उस राइजोबियम के पैकेट को उसमें घोल लिया गुड़ के साथ पानी में, और इस घोल को अच्छे से मिक्स करके फिर इसको बीजों के ऊपर छिड़क दिया जाता है ताकि
वो एक पतली सी परत चारों तरफ उसके बना ले, और इस बीज को जब हम बोते हैं तो वो अपने आप काम करना शुरू करता है। राइजोबियम है वो ग्रंथियां बनाना शुरू करता है जैसे ही जड़ बनने लगती है, और वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को उसी तरीके से बदलता जाएगा अमोनिया में, और जितना अच्छे से वो पनपेगा उतना ही अच्छे से वो नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर की जो हमारी आवश्यकता होती है उसको खत्म करता जाएगा, और जीवाणु ही अपना काम अपने आप कर देगा सारा। तो वैसे ही सबका उपचार करना जरूरी है। ऐसे ही बीज उपचार है, इसी तरह से हम कुछ केसेस में हम मृदा उपचार भी कर सकते हैं, जैसे कि माइकोराइजा है, माइकोराइजा और नील हरित शैवाल है जो मैंने आपको बताया। नील हरित शैवाल और माइकोराइजा यही है कि उनको मृदा उपचार करो, उनको बोने से पहले उस मृदा में मिला दो सारे अच्छे तरह से, ऊपर की 5 से 10 सेंटीमीटर की लेयर में आप मिला दीजिए जमीन में, और जिस तरह जब हम उस जमीन में कोई भी अपनी जायद फसल बोएंगे तो वो अपने आप अपना जो उसका बेनिफिट है, जो उसका फायदा है, वो अपने आप दिखाना शुरू होगा। ऐसे ही जैसे आलू की खेती है, आलू में कंद उपचार कर सकते हैं, और कुछ केसेस में जैसे कि टमाटर और प्याज होगा, उसमें भी धान है, उसमें हम मूल का उपचार करते हैं। मूल में क्या करते हैं कि हमने घोल जो बनाया था जैव उर्वरक का, उसमें हम जो पौधा है उसकी जड़ को डुबा के कुछ समय उसमें 10 मिनट 15 मिनट रख के उसमें डुबा के उसको फिर हम लगा देते हैं। तो लगाने की वजह से वो उसकी जड़ में तो सारा चला ही गया जैव उर्वरक, तो इस तरह से वो अपना फायदा अपने आप शो करता जाएगा, दिखाता जाएगा। अच्छा डॉक्टर सीमा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने मृदा की चर्चा की, तो मृदा की हम बात करते हैं तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड लगभग हमारे सभी किसान भाइयों के पास अब है, और हाँ। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इसके लिए एक दिन भी विशेष, जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी उसे हमने एक दिवस के रूप में मनाया है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में भी इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं जिक्र होता है कि मृदा में क्या है, बिल्कुल क्या होता नहीं है। और देखिए आगे क्या? कोई ये तो जैव उर्वरक हम बता रहे हैं कि उसका फायदा क्या है, इसकी वजह से इसकी जगह जो हम पहले यूज कर रहे थे रासायनिक, वो भी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम बिना देखे हमारी जमीन में किस चीज की कमी है किस चीज की नहीं है, बिना कुछ देखे हम एक दूसरे को देख के अपने किसान भाई बिना मतलब हमें कोई नॉलेज नहीं होती उस चीज की, और हम अपने आप बस डालते जाते हैं। यूरिया जितना मिल गया लगाया तो शाम ने भी लगा दिया, हमें भी लगा लेना बिल्कुल जी, तो ऐसा की जांच हो जाएगी तो ये सही रहेगा। ये सही रहेगा। और ऐसा है कि हमारी मृदा इतनी भी कमजोर नहीं है कि उसमें इतनी जरूरत पड़े, बस हम देखा देखी लगा देते हैं और उसकी वजह से उस मृदा में और ज्यादा उसकी स्वास्थ्य जो है और कम होता जाता है, और वही जो रासायनिक है वो हमारे पौधे में आता है, हमारे खाने, हमारे गेहूं धान सब में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत और हमारे वातावरण के साथ नुकसान ही हो रहा है और कुछ नहीं। तो इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड का जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है वो बहुत जरूरी है। जैव उर्वरक डालने से पहले भी हमें यही जांच कर लेनी चाहिए कि उस चीज में, उस जमीन में, उस मृदा में किस चीज की जरूरत है और उसकी पूर्ति कैसे की जाए। डॉक्टर सीमा, कुछ और भी आपसे जानना है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई बात और हो जैव उर्वरक से संबंधित तो आप हमारे किसान भाइयों को मैं जैव उर्वरक और जो जायद फसलें हैं, जो अभी हाल ही में हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस चीज की इम्पोर्टेंस को बताया है कि कैसे हम ज्यादा इसमें से मुनाफा कमा सकते हैं, हमारे किसान भाई इस चीज में से मुनाफा कमा सकते हैं। अभी क्या है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि जायद होती क्या है, और जायद फसल में जो रबी और खरीफ के बीच में होती है, इसमें ना तो कोई ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ना ही ज्यादा खाद की जरूरत होती है, फिर भी ये फसल बहुत अच्छे से लहलहाती है। तो इसमें क्या है कि इसी वजह से हमारे यहाँ इसका MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको फिक्स किया गया है अच्छे से, और अब और ज्यादा मतलब हमारी जो विभिन्न जो हमारे राज्य हैं उनकी सरकारें भी इसको बहुत प्रमोट कर रही हैं। इसके लिए अब यहाँ एक मेला भी, राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया गया था सिर्फ स्पेशली जायद फसलों के लिए, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किया था। तो इसी तरह से इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसको कैसे हम हमारे किसान भाई अपनी आय को किस तरह से बढ़ा सकते हैं इस 3 महीने में भी, तो वो बहुत महत्व रखता है। इसी वजह से आजकल इसकी बहुत बातचीत की जा रही है और हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि उसका ध्यान रखें, इस टाइम को जरूर यूटिलाइज करें, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। बिल्कुल। और डॉक्टर सीमा का परिचय हमने नहीं दिया था। डॉक्टर सीमा वैज्ञानिक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़ी है जी। और आपको पता है मार्च का जो महीना होता है उसमें थोड़ी सी खुशी महिलाओं को अलग से मिलती है, क्योंकि हम इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 8 मार्च को। बिल्कुल। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाएं किसी भी स्तर में कहीं भी किसी से कम नहीं है।
अब अगर हम आपको एक बार देखते हैं तो हम कहते हैं वैज्ञानिक के रूप में आपने अपनी एक पोजीशन हासिल की है, तो ऐसे ही सभी कुछ ना कुछ सोचते हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो जैसे अगर हम एग्रीकल्चर विषय लेकर के चले तो हमारी किसान महिलाओं को या फिर हमारे जो भी महिलाएं हमें सुन रही हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे किसान भाई तो अपना पूरा दिन खेतों में बिताते ही हैं। अगर वो महिलाएं भी, घरों की महिलाएं भी, हमारे यहाँ क्या है कि घरों का काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत समय बचता है जिसमें हम अपने किसान भाइयों का हाथ बटा सकते हैं खेतों में जाके, और बहुत सी महिलाएं करती भी हैं। लेकिन यही चीज, जितनी नॉलेज एक आदमी को होनी चाहिए, किसान भाई को होनी चाहिए, ऐसी इतनी ही हमारी बहनों को भी होनी चाहिए। तो जिस तरह से हो सकती है, आप नहीं कर सुन सकते। के आप यही जैसे हम बता रहे हैं, जो उसी नॉलेज को आप यूज करें, उसी नॉलेज के हिसाब से आप बोएं, अपनी खेती करें, तो आपको फायदा क्यों नहीं होगा। बस यही है कि जिस तरह से जो सही चीज है, सॉइल हेल्थ कार्ड, जो चीजें हमने प्रोवाइड की हैं, जो सरकार दे रही है, हमारे यहाँ रिसर्च चल रहा है, तो उस रिसर्च का महत्व उठाएं, उसका फायदा उठाएं, सॉइल हेल्थ कार्ड को यूज करें। और बहुत आसान है, जिसमें हमारी महिलाएं भी, बहनें भी, सभी एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं हमारे किसान भाइयों के साथ जाकर। इसके अलावा हम ये भी कहना चाहेंगे सीमा कि हाथ तो बटा ही सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो छोटा सा कोई उद्योग भी शुरू कर सकती है, और ये महिलाएं कर सकती हैं। छोटी छोटी चीजें, जैसे अचार बनाना उन्हें बहुत अच्छा आता है, कोई मसाले बहुत अच्छे बनाती है। तो अगर आप बाहर निकल के नहीं करना चाहते तो भी, जैसे मशरूम उत्पादन में किसी महिला ने बहुत बेहतर किया, तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर आप सोच सकते हैं और आप भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। और हमें पता है कि आप में पोटेंशियल है और आप कर सकते हैं। हम चाहेंगे बीइंग अ महिला, आपकी कुछ बातें हमारी महिलाओं तक पहुंचे। जी, मैं बस अपनी महिला बहनों को यही कहना चाहूंगी कि जैव उर्वरक का यूज करके हम आजकल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हमारी बहुत सी महिला बहनें ऐसी हैं जो साउथ में आप देखेंगे या इधर बहुत अच्छे से उस काम को कर रही हैं। और इसका आजकल अब जो आने वाले समय में बहुत महत्व होने वाला है। रासायनिक खादें कहीं नहीं यूज होंगी अब, और जितना हो सकेगा जैव उर्वरक ही यूज होंगे। तो हमारी महिला बहनें भी इस काम में अपने आप को डाल सकती हैं और इसका यूटिलाइज कर सकती हैं, और आने वाले समय में वो खेती में अपना बड़ा नाम कमा सकती हैं। बिल्कुल। और आज भी स्टूडियो में 2 महिलाएं हैं जो आपके साथ हैं। एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। डॉक्टर सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हम सबको देने के लिए। धन्यवाद प्रीति जी। मैं हमेशा अपनी महिला बहनों के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए हमेशा इस तरह से हम नए नए टॉपिक लाएंगे जिनसे उनको नॉलेज दे पाएंगे। जितना हो सके वो यूज करें उसको और अपनी खेती की उत्पादकता बढ़ाएं। हम आपसे इजाजत चाहें उससे पहले ये जरूर कहेंगे, कोई भी प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहा हो आप हमें लिख करके पूछ सकते हैं kkbongold@gmail.com पे। और इसके अलावा अगर आज किसी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम आप नहीं सुन पा रहे हैं तो अगले दिन ये कार्यक्रम आपको YouTube पर भी मिलेगा। आप आराम से बैठे सुने और फिर कुछ पूछना चाहें तो हमें लिख करके जरूर भेजें। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार। तो साथियों, अभी आप सभी ने सुना डॉक्टर सीमा सांगवान को, जो आपको ढेर सारी बातें बता रही थी जायद फसलों में जैव उर्वरकों के बारे में। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी बहुत ज्यादा, और आपको और ज्यादा लाभ होगा, आपकी लागत में कमी आएगी और मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। इसी विषय से, यानी कि जायद फसलों में जैव उर्वरक या अन्य किसी विषय पर अगर आप कोई जानकारी हमसे चाहते हैं, कोई सवाल है, आपकी कोई बात है, तो आप हमें पत्र के जरिए हमें पहुंचा सकते हैं। और हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। तो हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा, आपकी बातों का। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसमें एक नया रंग भरते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं एक हरियाणवी लोकगीत।
झूलन की खातर आजा, दिल में करके मजबूती, दिल में करके मजबूती। मारे बाग में आंगन तन्ने, रानी जगाती सुती, रानी जगाती सुती। तेरा मैं झूलन की खातर आजा, दिल में करके मजबूती, दिल में करके मजबूती। छोड़ न पूती तने झुलावे, और झूले बिन कोई ना जाए, छोड़ न पूती तने झुलावे। तेरे झूले बिन कोई ना जाए, तेरे दर पे थोड़ा आया मैं कोई। उम्मीद है साथियों आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा, और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं किसान मित्र से हुई ये बातचीत। और अब किसान की बात हम सबके साथ। मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है और मैं बेटर एनवायरनमेंट के लिए काम करता हूँ। मेरी अपनी एक सोच है कि बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर के कचरे को कंट्रोल कर सकते हैं और शहर की गंदगी को बहुत हद तक आप मुक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आइडिया है कि आप अपने घर में खाद बनाइए और एंजाइम लीजिए और उन खाद का उपयोग अपने छत पर बागवानी में कीजिए। हमारे किचन में बहुत सारे मसाले हैं और उस मसाले से हमने बहुत अच्छा एक तरकीब निकाला है कि ये फंगीसाइड भी है, ये एंटी बैक्टीरियल भी है, तो हमने पौधों पर उसका यूज किया हुआ है। हल्दी एक बहुत गुणकारी चीज है, उसका भी हमने यूज किया है और साथ में हमने यूज किया है काली मिर्च का पाउडर को। तो बहुत ही सार्थक परिणाम आए हैं और हम चाहते हैं कि सारे लोग छत पर बागवानी करें जिससे शहर की कचरा कम हो सके। ये एक अर्बन फार्मिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम बताते हैं लोगों को, ट्रेंड भी करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हमारा अपना ये मानना है कि जब तक लोगों को तकनीकी जानकारी नहीं होगी तब तक वो इन सारी चीजों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पौधों को चलाना बहुत आसान नहीं है, उसमें भी खास करके वेजिटेबल्स के पौधों को। तो इसी के लिए मैंने कृषि विज्ञान केंद्र नजफगढ़ उजवा से अपनी ट्रेनिंग ली और ICR का वहाँ एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें बहुत सारी तकनीकी जानकारी को हमने साइंटिस्ट से शेयर किया, तो वहाँ से सार्थक परिणाम आए। साथ में हम सारे नुस्खे हमने घर के चीजों को उपयोग किया तो उसका भी बहुत सार्थक परिणाम आया है। तो और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। बताना चाहते हैं कि हमारा शहर गंदा है, आओ मिलकर काम करें और देश का नाम करें। नागरिकों का जुड़ना बेटर एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जब तक भावनात्मक रूप से लगाव नहीं होगा हमारा पर्यावरण सही नहीं होगा। मेरा अपना मानना यह है कि जब तक सारे लोग सामूहिक रूप से नहीं करेंगे और हमारे छत तक बटरफ्लाई नहीं आएंगे तो मान के चलिए कि जहां हम रह रहे हैं वो भी जगह एक बहुत ही परेशानी का सबब है। तो हमारी अपनी सोच है और इस सोच को हम नागरिकों तक ले जाना चाहते हैं जिससे शहर की कचरा कम हो। अपने घर की ग्रीन वेस्ट को आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं और आने वाले समय में, आने वाले दशक में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो हमारी अपनी सोच ये है कि हर्बल पौधे आप घर में उगाएं, मेडिसिनल पौधे आप घर में उगाएं जिनसे कि बीमारियों से मुक्त हो सके और रसायन वाली जो चीजें हैं उससे आप कहीं ना कहीं छुटकारा मिल सके। और आकाशवाणी को बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। साथियों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और जैसा कि हम देख रहे हैं मौसम लगातार बदल रहा है। आइए जान लेते हैं इस मौसम का फसलों पर क्या असर पड़ सकता है। तो जानते हैं मौसम का हाल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है।
उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। इस मौसम में समय से बोई गई बीज वाली प्याज की फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। बीज फसल में पर्पल ब्लोस रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण अधिक पाए जाने पर आवश्यकता अनुसार डाइथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से किसी चिपचिपा पदार्थ जैसे कि एस्टिकॉल, टिपॉल आदि के साथ मिलाकर छिड़काव करें। इस तापमान में मक्का चारे के लिए अफ्रीकन टाल तथा लोबिया की बुआई की जा सकती है। बेबी कॉर्न की MH4 की बुआई कर सकते हैं। आम और नींबू में पुष्पन के दौरान सिंचाई ना करें। साथ ही मिलीबाग और होपर कीट की निगरानी करते रहें। मौसम का बदलाव हम सभी महसूस कर रहे हैं, तो बदलते मौसम के साथ साथ क्या है बाजार के उतार चढ़ाव, आइए जानते हैं बाजार भाव में। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त फलों और सब्जियों के बाजार भाव प्रति किलो की दर से कुछ इस प्रकार हैं। टमाटर 10 रुपए, शकरकंद 20 रुपए, तो वहीं सौंठ 12 रुपए, लाल और पीले शिमला मिर्च 55 रुपए प्रति किलो, सेम 22 रुपए, सीताफल 12 रुपए, परमल 75 रुपए, मटर 15 रुपए, हरा प्याज 15 रुपए, मशरूम 80 रुपए, मेथी 12 रुपए, प्याज 15 रुपए, नींबू 55 रुपए, भिंडी 55 रुपए, ककड़ी 25 रुपए, करेला 50 रुपए, लहसुन 60 रुपए और अमरूद 23 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहे हैं। वहीं फलों की बात करें तो अनानास 28 रुपए प्रति किलो, रसबेरी 44 रुपए, तरबूज 12 रुपए, स्ट्रॉबेरी 100 रुपए प्रति किलो, पपीता 11 रुपए, संतरे की बात करें तो वो 65 रुपए प्रति किलो की दर पर उपलब्ध है, जबकि मौसम्बी 45 रुपए, खरबूज 23 रुपए, आम 100 रुपए, किन्नू 18 रुपए, अंगूर 40 रुपए, चीकू 20 रुपए, अनार 100 रुपए, बेर 20 रुपए, सेब 120 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहे हैं। तो ये थे आज के बाजार भाव। साथियों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमारे लगातार कार्यक्रम सुन रहे हैं, ये हम जानते ही हैं। तो आपको इन कार्यक्रम में कुछ और जानना चाहते हैं, आप कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में लेके आएं, तो आप जरूर हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। जी हाँ, आपके सभी सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। कोई और बात आप इसमें अपनी हम तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई खास विषय है जिस पर आप कोई बात जानना चाहते हैं, तो उसको भी आप अपने पत्रों के जरिए या ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, अब रेडियो के साथ साथ आप मोबाइल ऐप के जरिए भी किसान की बात कार्यक्रम को लाइव सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आज का कार्यक्रम आप दोबारा सुनना चाहते हैं, पिछले कार्यक्रम आप दोबारा सुनना चाहते हैं, तो जरूर जाएं हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी दिल्ली पर। तो दोस्तों, जानकारियां बहुत हैं, विषय बहुत सारे हैं, लेकिन समय आज के कार्यक्रम का इतना ही है। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए विषयों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे अरविंद को और मुझे आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है